वफादार राजपूत योद्धाओं को मिलाकर एक ऐसी अचूक छापामार टुकड़ी तैयार की जो हवा की तरह आती, दुश्मन को तबाह करती और वापस घने जंगलों में गायब हो जाती। कन्नौज के सैनिक इस बात से खौफ खाते थे कि कब किस पेड़ के पीछे से वनराज का बाण आकर उनकी छाती को चीर देगा। लेकिन एक राज्य को दोबारा खड़ा करने के लिए सिर्फ वीरता काफी नहीं थी, भारी धन और एक विशाल थल सेना की भी जरूरत थी। वनराज ने जंगलों को ही अपना अभेद्य किला बना लिया। इसी संघर्ष के दिनों में उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। पहली थीं काकरा गांव की श्रीदेवी। एक बार चोरी के इरादे से वनराज एक व्यापारी के घर घुसे, लेकिन अनजाने में उनका हाथ दही के बर्तन में चला गया। सनातन परंपरा में किसी के घर का अन्न या दही छूने का मतलब था कि आप वहां शत्रु बनकर नहीं रह सकते। वनराज खाली हाथ लौट आए। जब व्यापारी की बहन श्रीदेवी को ये पता चला तो उन्होंने वनराज को अपना भाई मान लिया। वनराज ने भी वचन दिया कि जब मेरा राज्याभिषेक होगा तो तिलक तुम्हारी ही उंगलियों से लगेगा। इसी संघर्ष के दिनों में वनराज को मिला उनका सबसे बुद्धिमान सेनापति और मुख्यमंत्री जाम्बा और जैन व्यापारी निर्णय। जब कन्नौज का राजस्व दल गुजरात से भारी टैक्स और खजाना वसूलकर वापस कन्नौज लौट रहा था, तब वनराज और उनके मुट्ठी भर साथियों ने बिजली की गति से उन पर हमला कर दिया। इस भयंकर मुठभेड़ में वनराज की तलवार ऐसी चली कि कन्नौज के शाही रक्षक अपनी जान बचाकर भागे। 24 लाख परुथ द्रम्मा और 4000 अरबी घोड़े। वनराज ने दुश्मन की सेना को धूल चटाकर वो सारा धन अपने कब्जे में ले लिया। अब चावड़ा वंश के पास अपनी सेना खड़ी करने और हथियारों का अंबार लगाने का सामर्थ्य आ चुका था। इस अपार धन और घोड़ों के बल पर वनराज ने एक विशाल सेना का गठन किया। अब समय आ चुका था अपनी मातृभूमि को आजाद कराने का, वो अंतिम और निर्णायक युद्ध जिसे इतिहास पाटन और पंचासर की मुक्ति का महायुद्ध कहता है। वनराज अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर कन्नौज के शक्तिशाली सूबेदार और उसकी सेना के सामने जा डटे। रणभूमि में शंखनाद हुआ। एक तरफ कन्नौज के प्रशिक्षित और भारी तादाद में